नमस्कार, मेरा नाम रोहिणी छारी है और मैं मुरैना से हूँ और बेड़िया कम्युनिटी से हूँ। समुदाय के बारे में मैं बताना चाहती थी कि ये समुदाय SC/ST में आता है। अगर मैं इसके इतिहास के बारे में बात करूँ, वो इसलिए ज़रूरी भी है कि कई लोग नहीं जानते कि बेड़िया समुदाय में किस तरह से लोग दिखते हैं या किस तरह से लोग नज़र आते हैं अन्य समाजों के बीच में। तो मैं बताना चाहूँगी कि कम्युनिटी में कुछ ऐसे जो SC/ST एक्ट में आप देखेंगे या SC/ST के अगर जिन समुदायों की विमुक्त जातियों की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जैसे कालबेलिया, नट, सांसी, कंजर, कालबेलिया, सपेरा और भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। उनमें इनका सबका एक काम था। इतिहास अगर हम देखें तो इन सबका अपना एक काम था, इनके अपने जीवन को चलाने के लिए। तो उसी तरह से बेड़िया समुदाय का भी एक काम था कि ये लोग अपने मनोरंजन के रूप में मतलब अलग अलग जगहों पर नाच गाकर या खेल तमाशा दिखाकर या भालू बंदर का नाच दिखाकर या अलग अलग हम जातियों की बात करें तो इनके अलग अलग काम थे, इनके अलग अलग प्रोफेशन इन्होंने अपने बनाए थे सिर्फ जीवन जीने के लिए। अगर मैं इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक बात करूं तो ये उन सभी जगहों पर मिलेगी। इतिहास ये आज भी मतलब इस जाति का ये कहता है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश छावनी और कैंट थे वहाँ इतिहास में बताया जाता है कि वहाँ वहाँ बेड़िया कम्युनिटी आपको मिलेगी। अब चाहे वो आगरा कैंट हो, ग्वालियर कैंट हो या और भी अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ कैंट बने, ब्रिटिश छावनी बनी, वहाँ वहाँ बेड़िया जाति निवास करती थी। क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि उनके सैनिकों की, क्योंकि ब्रिटिश लोग के लोग अपने साथ फैमिली तो लाए नहीं थे और उनकी सेवा करने के लिए, उनके सैनिकों की सेवा करने के लिए बेड़िया कम्युनिटी की महिलाएं जो नाच गाकर अपना जीवन यापन करती थी, उनको उनकी सेवा करने के लिए लगा दिया जाता था। समुदाय में बहुत सारी मतलब अलग अलग अगर हम घुमंतु जाति की बात करें तो जो भालू बंदर का खेल तमाशा दिखाकर जो लोग अपना काम करते थे, धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ता गया, शुरुआत में अगर हम बात करें 1871 का जो कानून आया क्रिमिनल एक्ट करके, लोगों ने दमन करना कैसे सत्ता में लोगों का शुरू किया, जातियों ने दूसरी जातियों पर जो दलित थी उनके साथ जो व्यवहार करना शुरू किया, उसमें सबसे पहले आता है कि इन लोगों के काम और रोजगार को किस तरह से लोगों ने छीना। उसमें उतना ही हाथ सरकार का था, उतना ही और जाति के लोग जो दबंग अपने आप को कहते थे कि हम ऊंची जाति के हैं, उन लोगों ने उन कामों को छीन कर इनको मजबूर किया। और आज भी ये लोग कहते हैं कि हमने मतलब चोरी करते हैं ये लोग, शराब बेचना इनका काम है, सारे गैर कानूनी काम जिनको कानून में इन्होंने गिनती दी उनके रोजगार को छीनने के लिए कि एक कानून बना दिया कि इनके जो लोग औषधियों से अपना काम चलाते थे उनसे ये कहकर के वन संरक्षण अधिकार कानून के तहत इनसे वनों का अधिकार छीन लिया, जो अपने जंगलों से अपना जीविका चलाते थे। जो लोग भालू बंदर का खेल दिखाते थे उनसे ये कहकर के वाइल्ड एनिमल्स, वो कहते हैं ना कि जंगली जानवरों को बचाने के लिए कानून बना दिया गया, इनसे वो रोजगार छीना गया। लोगों ने यहाँ पे जैसे कहते हैं प्रोसिक्यूशन एक गंदा काम है और इससे जुड़े हुए सारे काम गलत ही होते हैं, जो गलत एक नज़रिया बनाया गया। और इस कानून को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ये एक मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ ये जासूसी का काम करते हैं। तो ये एक टैग लगाकर और फिर इनको कि ये इनके सारे काम मतलब क्रिमिनल है। ये लोग क्रिमिनल एक्ट का जो उदाहरण आप लोगों ने सुना भी होगा कि इनको क्रिमिनल एक्ट में डाला गया कि ये लोग कहीं जा नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। और आज भी कई जगह ये कंटिन्यू चला आ रहा है कि इस जाति को इसी तरह से देखा जाता है कि ये लोग क्राइम करने वाले लोग हैं। तो इन लोगों ने जो भी किया, या मैं कहती हूँ कि इस कम्युनिटी के या और भी इन लोगों ने जो किया वो सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए किया। उससे बिल्डिंगें और बिजनेस शुरू नहीं हुए। उनके परिवार के जो सदस्य थे वो रोटी खाते थे। पहले रोटियों की चोरी होती थी,
और जो बड़े बड़े मजदूर जागीरदार उनके यहाँ पर होती थी। किसी गरीब और किसी ऐसे तबके या उन्होंने अपने समुदाय के बीच में ही रहकर ये काम नहीं किया, तो उनका जीवन चलता था और उनके परिवार का। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने इसको क्रिमिनल एक्ट के अलावा फिर हैबिचुअल अफेंडर एक्ट, मतलब लोगों का ब्रिटिश के टाइम पे ही लोगों की ये सोच बना दी गई थी कि ये लोग तो पैदाइशी जन्मजात अपराधी पैदा होते हैं। तो इस पे भी बहुत बड़ी मतलब ये है कि जो स्टिग्मा गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन समुदायों पे लगाया, धीरे 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 उसको, जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग तो चले गए, लेकिन वो जो स्टिग्मा इनके ऊपर जो छोड़कर गए, वो स्टिग्मा किस तरह से आज भी इन जातियों को प्रभावित कर रहा है। और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो इस स्टिग्मा को मजबूती दे रहे हैं। मतलब हम बात करें 21वीं सदी की बात करें, या हम और आगे आकर नई नई चीज़ों को जोड़ते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या किसी चीज़ में, लेकिन मानसिकता आज भी वही है जो आप 1871 के टाइम पर ब्रिटिश के द्वारा बताए गए वो स्टिग्मा को लेकर चलने वाली है। या फिर आज भी लोग ये नहीं चाहते कि लोग बराबरी के साथ चलें, उनको आज भी गुलाम चाहिए, उनको आज भी वो मजदूर चाहिए जो उनसे दबकर चलें और उनकी बात को सुने। मतलब वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, वो अपनी बात को नहीं कह पा रहे, लेकिन उनकी सब सुने, ऐसा आज भी लोगों की मानसिकता है। उसी जाति के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहूँगी। है तो बहुत सारी जातियाँ जो जिन जातियों के बीच में आज भी उतना ही जीवन, लॉकडाउन के टाइम पर भी आप देखिए कि कोई अमीर नहीं मर रहा, रोड पे चलने वाले वो लोग हैं, और ये सारे दलित लोग हैं। अगर आप जो 15 ट्रक से मरे वो भी दलित ही थे। और भी अगर इतिहास को उठा लीजिए कि बहुत कम ही ऐसे केस होंगे जिनमें किसी गैर दलित जाति का व्यक्ति सामने से आके मरा, या मजबूरी में मरा, या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, या चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे और जनजातियाँ जो भी साथ में रहते लोग हैं, सब लोग धकेलने की बात करते हैं। और हम बात करते हैं अपनी एक मतलब चल पाना जो मुश्किल है, उसमें भी आप कहते हैं कि ये हैबिचुअल अफेंडर एक्ट के तहत है, ये क्रिमिनल ट्राइब्स है। मानसिकता सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की मानसिकता को कैसे बदलें, कि लोग आज जो भी कर रहे हैं उसमें उनके परिवार का जीवन चलता है। कैसे कह देते हैं कि प्रोसिक्यूशन गलत है, कैसे कह देते हैं मांग कर खाना गलत है, कैसे कहते हैं भालू बंदर का खेल दिखाना गलत है, कैसे उनसे संसाधनों को छीन कर उन्हें बेरोजगार बनाया गया। एक नए कानून के साथ हर बार एक नया कानून जोड़ते हैं कि आप, और हर बार ये जताया गया कि आप जो मानव अधिकारों को, आज हम संविधान की भी बात करें कि संविधान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन क्यों नहीं वो इम्प्लीमेंटेशन हो पाता, क्यों नहीं वो समाज को बराबरी में लाने के लिए सहायक बनता। कहीं ना कहीं वो मजबूती नहीं है समाजों में, या फिर जो हमारे साथ के जो समाज है वो आगे बढ़ने में हमें हमेशा पीछे धकेलते हैं। अब मैं बात करूंगी तब से लेकर आज तक जो इतिहास था वो ये था कि ये लोग अपने जीवन को चलाने के लिए काम कर रहे थे, और काम कोई बुरा नहीं है। आज अगर उनका ये इतिहास से जुड़ी हुई बात है कि मेरा, और ये कल्चर को जिस तरह से ख़त्म करने की नीति बनाई गई है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे हमारे और पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी हो, या फिर जितनी भी उच्च वर्ग की जातियां, जिस तरह से जातियों का विभाजन है उसमें भी किस तरह से जाति को देख रहे हैं, वो एक मानसिकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बनी हुई एक चाल, और उससे ना सुलझ पाए हम और आप। इसलिए जो समझ है मेरी कि जो हमने शुरू से देखा है ना कि उस मोहल्ले में, उस गली में आज भी बेड़िया जाति को अगर आप रिसर्च करेंगे तो ये उन जगहों पर मिलेगी, चाहे ग्लोबलाइजेशन की वजह से या शहरीकरण की वजह से या नगर निगम की वजह से वो आज जिन जगहों पर है वो आपको बीच बाजार में या शहर में मिल जाए। लेकिन आप पुराना इतिहास देखिए, वो जगह उनकी, वो शहर की पिछड़ी और छूटी हुई जगह होगी जहाँ पर पूरे शहर की गंदगी गिरती है, जहाँ पर कोई नाला, गड्ढा, कोई पोखर, कोई तालाब, इस तरह का माहौल में लोगों ने जीवन जीने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि संविधान क्या कहता है। एक बराबरी की बात
तो संवैधानिक मूल्यों का हनन जो कंटिन्यू होता है और आज भी लोग उसी नज़र से देखते हैं कि ये समुदाय तो ये हमारे समाज के आज भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन हम अगर नौकरी की बात करें तो लोकल में रहकर वो नहीं कर पाएंगे। वो काम करेंगे तो उन जगहों पर करेंगे जहाँ पर उन्हें कोई जाति के नाम से नहीं जानता होगा या उनकी जाति को कोई नहीं समझता होगा। और जिन जातियों के साथ हम लोग जुड़कर काम करते हैं वो जाति कभी नहीं हम लोगों से कोई सामान खरीदेगी। अगर मैंने कोई दुकान का बात करूं या किसी दुकान पर खाने पीने का सामान मिलता है या किसी दुकान पे लगता है कि व्यापारी के बगल में बैठकर दुकान खोली जाए, तो उन बच्चों को और उन लोगों को वो जगह नहीं दी जाती। एजुकेशन का भी ये मामला है 2 साल पहले कि एजुकेशन में भी बच्चों से स्कूलों में जो रवैया था कि पानी आप भरेंगे, सफाई आप पानी से आप हाथ नहीं लगाएंगे, आप सफाई करेंगे स्कूल की, सबसे पीछे बैठेंगे, फर्श बिछाएंगे और स्कूल में सबके जाने के बाद आपको फर्श मिले उठाना है और उसको आकर फिर आपको उसी तरह से रखना है। आप स्कूल का शौचालय नहीं यूज कर सकते। आप स्कूल के अंदर जो बना हुआ है वहाँ से शुरुआत होती है इस मानसिकता की कि मेरे साथ में पढ़ने वाले बच्चा ये कहता है कि आप उस जाति के हो तो आपको हमसे दूर रहना चाहिए। हमारी मम्मी को पता चलेगा तो गुस्सा होगी, हमारे परिवार को पता चलेगा। हम पंडित लोग हैं, मतलब ये बहुत शब्द आता है कि हम पंडित लोग हैं, आप नीची जाति के हो तो आपके बच्चों को पीछे बिठाना चाहिए, आपके बच्चों को तो स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि टीचर ने ये कहा कि आपको करना क्या है स्कूल आके, आपको तो वही सब करना है और ज़रूरत नहीं है आपकी कि आपको पढ़ाई की ज़रूरत है या आपके स्कूल के साथ जुड़े हुए करना क्या है आगे चल के। स्कूल का जो परिवेश होता है वो नौकरी करने वाले लोगों के लिए होता है, बराबरी समाज में चलने के लिए, और आपके लिए ये नहीं है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ समाज की, तो बच्चा वहीं से मानसिकता बना के चलता है। बेड़िया समाज तो ये इनकी तो लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अभी का केस है ये 1 साल पहले का, दीपावली का ब्रॉथल है एक यहाँ पर, और ब्रॉथल में पढ़ने वाली 10th क्लास की बच्ची को पुलिस ने छापा मारा। और ये कानून यहीं ख़त्म हो जाते हैं जब कानून का व्यक्ति आकर आपको दिन के बाद, अगर मैं बात करूं तो समाज में एक डर है ना कि उनको लगता है कि प्रोसिक्यूशन एक धंधा करने वाली औरत गलत काम कर रही है कानून की नज़र, लोगों की नज़र में नहीं, क्योंकि वहाँ पे आने वाले लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, अपने एंजॉय के लिए आते हैं, तो उसको गलत नहीं मानता समाज। लेकिन अगर वही बात एक पुलिस वाला आकर कहता है तो वो गलत है। और कहीं ना कहीं उस डरी हुई महिला को, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, उसने कभी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की, अपने हक और अधिकारों के लिए कभी उसने बात नहीं की, तो उसको लगता है कि मैं ही गलत हूँ, क्योंकि कभी उसका आमना सामना नहीं हुआ, उसने कानून नहीं समझा और कानून के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ उसका कभी ऐसा व्यवहार नहीं रहा कि वो अपनी बात को कह पाए या रख पाए। तो पुलिस वालों ने छापा मारा और छापा मारने के बाद उनको ये लगता है कि जो जैसे ही छापा पड़ा उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन फिर बाद में हेलो हाँ हाँ रेनू बोल रही हूँ। ठीक 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 ओके, अभी सही है, बंद करो। तो इतिहास में जब हम बात करते हैं कि ये शुरुआत, जब शुरू से यही हम सोचते आए हैं कि सरकार किस तरह के साथ हमारे साथ व्यवहार करेगी या मैं पकड़ी गई तो क्या होगा, तो जब एक छापा पड़ता है किसी जगह पे तो वहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन में हैं या नहीं, और उनके साथ ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा भी है कि वहाँ पर रहने वाले सभी लोग असुरक्षा महसूस करते हैं। वो उनका घर भी है लेकिन वो वहाँ पे हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं, और उस असुरक्षा की भावना सामने वाले व्यक्ति को मजबूती देती है। तो एक बार छापा पड़ा और यहाँ से 10th क्लास में पढ़ने वाली लड़की को ब्रॉथल से उठाया गया, और वो जो उठाने का टाइम था वो 7:30 बजे का था। कोई लेडीज़ पुलिस नहीं आई थी, कोई उन्होंने इंक्वायरी या चेकिंग नहीं की थी। और उसके बाद जब छापा पड़ा उनको लेकर गए
और पुलिस को जब बाद में पता चला, वो कह भी रही थी लड़की जब जाते जाते जेल कि मैं इसमें नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले ने समझा कि वो झूठ बोल रही है और ये इसी में है, क्योंकि इनको उनकी मानसिकता शुरू से ये है ना कि ये अपने लिए सच्चाई नहीं बोलते, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। तो उस लड़की को पकड़ कर लेकर गए और थाने में बंद किया। जब बाद में पता चला मुझे कि मैं वहाँ से 2 लड़कियों को भी उठाया गया है और वो लड़कियाँ प्रोसिक्यूशन में नहीं है। जब जेल थाने में गए तो वहाँ पे बात हुई और जब टीआई से बात की तो उसका ये कहना था कि भूलवश जब उसे पता चला कि वो गिल्टी है और मैंने ये कहा कि आपको चार्जशीट बनानी पड़ेगी और एफआईआर दर्ज करो कि ये लड़कियां प्रोसिक्यूशन में से आई हैं, तब उसके बाद उनको लगा, फिर उन्होंने ये काफ़ी कुछ बहस के बाद उनको छोड़ दिया। तो ये जो मानसिकता है ना, इस पे मेरा फोकस था कि ये किस तरह की है। आप सामने वाले व्यक्ति की बात भी नहीं सुन रहे और सिर्फ वो प्रोसिक्यूशन में कुछ नहीं करते, आप 2-4-5 हज़ार रुपये लेते और आप उसको बाकायदा छोड़ देते और 3 दिन बाद फिर आप रेड मारते और आपका ये सिलसिला चलता ही रहता। तो ये जो इश्यू है, और हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाने की या उनसे बात करते तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना और कोई हमारी नहीं सुनने वाला। अब स्थिति आती है लॉकडाउन के टाइम में ऐसे समाजों की, ये तो उस टाइम की बात है जब लोग रह रहे थे, तब इतनी असुरक्षा थी। 2 अप्रैल 2018 में यहाँ से 10वीं और 12वीं करने वाले बच्चों को 9 से सिर्फ इस लिस्टेड के साथ गिरफ्तार किया गया कि ये भेड़िया जाति के, और वो बच्चे यहाँ 3-3 महीने से थे भी नहीं, और जो बाहर से अपने मामा के यहाँ, कोई बुआ के यहाँ, कोई कहीं से आए थे लौटकर, और उनको सिर्फ ये देखकर कि वो लड़के यहाँ मतलब लिस्ट में हैं और उनका वोटर आईडी में नाम है, वोटर आईडी में नाम है, मतलब वो बालिग हैं, और उनको उठाया गया घर से रात के 12 बजे 1 बजे, और उन पर रेलवे एक्ट और जाने तमाम सारे 144 188 और जाने कौन कौन सी धारा लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको 6-6 महीने की जेल भी की गई, 25-30 हज़ार रुपये लिए भी गए। लेकिन जो एक टैग था ना, वो आज भी हमें उसी तरह से धकेल रहा है। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये लोग किस तरह से अपना जीवन चलाते हैं और कैसे, अगर मान के चलो सब घर में अगर प्रोसिक्यूशन हो भी रहा है तो उस प्रोसिक्यूशन के पैसे को किस तरह से गवर्नमेंट वसूल रही है। मतलब उसको ये लगता है कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी चल रहा है ना, और उसके चलने के बाद भी को किस तरह से कैप्चर करते हैं कि नई लड़कियां आई हैं गिरफ्तार करो, कोई नया व्यक्ति आया पुलिस के पास तुरंत मुखबिर पहुंच जाता है, कब रात के 12 बजे बच्चा आया या कब किसके घर में कौन आ रहा है। तो ये बाकायदा यहाँ टीआई आने से पहले ये पूछता है कि किस एरिया में कमाई होगी, तो सबको इशारा जाता है कि वो ब्रोथल है, उस एरिया में कमाई होगी। तो ये जो वालों की जो सोच है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट हटा दिया गया, क्रिमिनल ट्राइब्स हटा दिया गया, जनजातियाँ सब समान है, लेकिन मुझे हर जगह हर पल वही नज़र आता है। ये मेरा माइंडसेट नहीं है, ये उन लोगों का माइंडसेट है जो भेड़िया जाती है, छारी नाम शब्द सुनते ही अच्छा आप वो हैं। मतलब आपको क्या मानसिकता में ये लगता है कि इस समाज की सभी औरतें यही कर रही हैं, या जो कर रही हैं क्या उनको इज्जत और सम्मान का हक नहीं है? तो ये मेरा सवाल था उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं कि ये जाति गलत है। ये जाति का काम गलत है, कल्चर किसी का गलत नहीं होता। लोहा के काम चलाता है, उसका काम बंद किया गया। जो कल्चर हमेशा आत्मा में बसा होता है ना, लोगों की आत्मा है। ये लोग पहले होरी और बारातों में बड़े बड़े घरानों में और घरों में राई नृत्य को देख लीजिए कि इसको मध्य प्रदेश में राज्य स्तर का नृत्य का सम्मान है, और उसको भेड़िया जाति की औरतें, बांछड़ा जाति की औरतें करती हैं। तो इसका जो एक दूसरा रूप हम लोग देखते हैं कि उसको किस तरीके से, आप राई को ही ले लीजिए, किस तरह से लोग उसके नज़रिया है। अगर वही नृत्य मेरा मतलब मानसिकता नहीं है तो आप ज़रा सोचकर देखिएगा कि अगर यही नृत्य दीपिका, कैटरीना या और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी करती तो उसको एक अलग कल्चर और नाम दिया जाता और शायद स्पेशल होता वो और हाईलाइट होता।
लेकिन चूंकि ये बेड़िया जाति और एक जनजाति या एक ऐसी जाति का जिसका कोई नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जातियां हैं, ऐसी छोटी छोटी जातियों को तो ख़त्म होना चाहिए। भाषाएं जैसे ख़त्म हो रही हैं ऐसी जातियां भी ख़त्म हो रही हैं, कल्चर ख़त्म हो रहा है, और कल्चर को ख़त्म करने का सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का है। तो जो गवर्नमेंट के लोग शासन या प्रशासन से मेरा यही है कि किसी भी जाति के साथ अगर भुखमरी है तो वो सब जातियों के लिए होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक जाति को टैग करके या एक जाति का ही ये काम है ऐसा कहकर उन्हें पीछे धकेलना, उस जाति का जो विस्तार हो सकता है या वो जाति किसी अच्छे नाम से भी आगे आ सकती है, वो पीछे चला जाता है। और वो जो सपने देखते हैं यहाँ बच्चे या वो लड़कियाँ या वो इस समाज के बच्चे जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए या वो अपनी एक प्लानिंग करते हैं कि हम ये करेंगे, कोई इंजीनियर की बात करता है, कोई डॉक्टर की बात करता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पे 10th इंटर और इससे आगे जाता है वो पीछे उसको धकेलना शुरू कर देते कि इस जाति के तो ये। अभी लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है इस जाति की, क्योंकि इस जाति की लड़कियां मेट्रो सिटी में डांस बार या और अलग अपने काम को लेकर रहने गई हैं। अगर वहाँ लॉकडाउन है और आपको 8 बजे और 12 बजे रात को बता दिया जाता है कि आप लॉकडाउन में हैं, किराए के मकानों में वो लोग रहते हैं और इतनी बड़ी सिटी में जहाँ पानी भी मतलब पैसे का है, और उसको किस तरह से मतलब गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता या वहाँ के लोगों को नहीं पता, और इसी लॉकडाउन की वजह से उनका परिवार यहाँ पर, क्योंकि वो तो शहर में चली गई अपना कमाने के लिए, यहाँ परिवार उनके लिए इंतज़ार करता है या वो जो कमाकर भेजेंगी उस पर उनका जीवन चलता है। सरकार ने एकदम से लॉकडाउन का आदेश दिया 8 बजे और 12 बजे लॉकडाउन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, और चारों तरफ ये दहशत जो कोरोना को लेकर है, कोविड-19 को लेकर है, और सरकार भी आज ऐसी है कि आप बात नहीं कर सकते। आप मतलब सच को सच कहना या सच को सच बोलना आज के टाइम में जो मुझे मुश्किल हालात दिख रहे हैं, जो सरकार का जो रवैया है उसको देखकर मुझे लगता है कि आप अपने दिल की बात भी नहीं कह पाएंगे, और आप उस दर्द को नहीं कह सकते जो वहाँ पर रह रही लड़की जो कंटिन्यू 2 महीने से वो लड़की सिर्फ किराए के घर में 8-8, 9-9 हज़ार का कर्जा ले लेकर यहाँ भी भेज रही है, कोशिश कर रही है, बैंक बंद है, सब कुछ बंद है, भीख मांगने जैसी नौबत। मतलब ये दर्दनाक है। परिवार में बीमार है या सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो आप सोच कर देखिए कि किस तरह से मतलब उस परिवार को झेलना पड़ेगा। अगर कोई मतलब नहीं आ पाने की स्थिति में, या उसको लगता है कि वहाँ से कोई आएगा या लेकर जाएगा या यहाँ से उनकी कोई खबर पहुँचेगी, तो सिवा दर्द के कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे परिवार किस तरह से अपना जीवन चला रहा है कि वो एक दिन राशन कोई बांटता है तो लाइन लग जाती है। लोग कहते हैं इस समाज पे तो बहुत पैसा है, पैसा है उन लोगों के पास है जिनके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, या जिन्होंने ये शुरू से ये चलाया कि प्रॉपर्टी बना ली या लोगों ने कर लिया। लेकिन 10 लोगों को देखकर, मैं आज बात करूं 10 सेलिब्रिटी को देखकर, आप जनता जो आज मजदूर है, आप यहीं से कल्पना कर लीजिए कि 10 लोगों को या 10 सेलिब्रिटी या बड़े रईसों को देखकर, अमीरों को देखकर आप ये देखिए रोड पे चलने वाले कौन हैं, रोड पे मरने वाले कौन हैं। वही इस समाज का भी हाल है कि 10 अगर समाज में अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन इसमें वो भी तो पीछे चले जाते हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। एक सबसे बड़ा इश्यू अभी लॉकडाउन के टाइम पे आया कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ रिलीफ का काम में बात कर रहे थे, रिलीफ करा मतलब राशन की अवेलेबल कराने की बात कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया
कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको राशन मिलेगा और जिनके पास नहीं है उनको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी कंटिन्यू 2 महीने पूरे 22 मार्च से 24 मार्च से हो गए हैं, लेकिन कंटिन्यू आज तक कोई ये कहकर नहीं आया कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो हम राशन देते हैं, आप भूखे नहीं सोएंगे, या कोई आया हो। ये 2-4 बार कॉल करने पर ये सुनने में ज़रूर आया कि उस एरिया में हम नहीं दे पाएंगे मैडम, आपको दे जाएंगे, आप खुद बांट देना। मतलब आप आना पसंद नहीं कर रहे दिन के उजाले में, और आप इंसानियत की बात करते हैं, है ना। तो जो गवर्नमेंट क्योंकि यहाँ के मुरैना के SDM साहब थे और रहीम चौहान जी और कई सारे नोडल अधिकारी, और वो जिनसे कंटिन्यू सिर्फ राशन को लेकर बात हो रही थी कि अगर आप खाना अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं तो आप कम से कम उनको सूखा राशन दीजिए जिससे 2-4 दिन वो खा सकें, और कि हम सर्वे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब मेरी उनसे बात हुई थी कि एक दिन PDS की दुकान पे 3 महीने का राशन मिल रहा था, तो समाज में ऐसे इतने सारे लोग एकदम से निकल के आए कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और उस कारण सबसे बड़ा उसका है कि उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उनका राशन कार्ड नहीं बना, और राशन कार्ड नहीं बना तो उनके पास आप PDS की व्यवस्था, जाति का जो सर्टिफिकेट है वो हर परिवार को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में रहने वाली महिला का बच्चे का राशन वो जाति प्रमाण पत्र बनना बहुत मुश्किल की बात है। अगर किसी ने किसी को पैसे दिए होंगे या झूठा अपने पिता का और भाई का नाम रखा होगा तो वो आपको राशन मिलेगा और आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। जाति प्रमाण पत्र का एक बड़ा इश्यू ये भी है कि प्रोसिक्यूशन वाली महिला के पति नहीं है, और वो नाम किसका दे, अपने बच्चे को नाम किसका दे। तो यहाँ पर कई बार ये एक तरीका निकाला कि लड़कियाँ अपने पिता का नाम या अपने भाई का नाम अपने बच्चों के पिता के नाम की जगह पर लिखाती हैं। और जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे जो सर्वे है उस लिस्ट में भी ये निकल के आया है कि इस जाति के पास 1950 का रिकॉर्ड नहीं है। 1950 में मतलब एक सबसे बड़ा पटवारी का सवाल है कि आपका 1950 का रिकॉर्ड दीजिए कि 1950 में आप कहाँ थे या आपके पूर्वज कहाँ पे थे, तो वो उसका रिकॉर्ड दीजिए, तब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरा, पिता का नाम नहीं है तो माँ के नाम से सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो आज भी बूढ़े हो गए हैं लोग लेकिन उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और उनके पास उनका जन्म प्रमाण पत्र तो है ही नहीं, क्योंकि पहले इतना नहीं था जन्म प्रमाण पत्र का रहना। तो ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि NRC और CAA जो लागू होने वाला था, अभी ये हो गया सब, लेकिन जो जलजला सा आया था NRC और CAA का, वो भी एक देखने की बात है कि आपके पास ये सबूत नहीं है। इन जनजातियों के पास जो घुमंतू रहे हैं, जिनका शुरू से इधर से उधर पलायन जैसी स्थिति रही है, वो कहाँ से लाकर राशन कार्ड देंगे और वो कहाँ से आपको जन्म प्रमाण पत्र लाकर दे। जब घर में बच्चे पैदा होते थे, किसके पास है लिखित का प्रूफ कि 1950 का रिकॉर्ड है, या ऐसी जातियाँ जिनके डेरे थे, घर नहीं थी, डेरों में लोग बसते थे, आज यहाँ डेरा डाल लिया, कल कहीं और, परसों कहीं और। अब जब स्थिरता आई है तब इन लोगों ने जगह और ज़मीन लेना शुरू किया, लेकिन अगर आप 1950 का रिकॉर्ड मांगेंगे तो इनके पास एक कागज़ भी नहीं है। लेकिन बात कर सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सेटलमेंट में लोगों को रखा हुआ था। तो ये बात अब इस टाइम पे नहीं कह सकते ना कि आप सेटलमेंट में, हमारे दादा परदादा कौन से सेटलमेंट में बंद थे और आप उस सेटलमेंट में पता कीजिए और देखिए तो उसमें हमारे पूर्वजों के नाम होंगे, क्योंकि जो रिकॉर्ड हैं पुराने वो सारे जला दिए गए और बहुत सारी जगह से ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि ऑनलाइन का जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ है तब से सारे रिकॉर्ड, यहाँ तक कि कोर्ट के भी बहुत सारे प्रूफ और कागजात जला दिए गए। तो कम्युनिटी किस तरह से मतलब दबती हुई आई है, कभी कागज़ों के डर से, कभी जाति के काम के डर से, कभी जाति के नाम से, कभी कानून बना दिए गए उनके नाम से। जो डर बैठा हुआ है वो डर कैसे मतलब अब निकलेगा। तो मुझे लगता है कि जो IAS ऑफिसर हैं, IPS हैं,
बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी जो मानसिकता शुरू से बनी हुई है उसको ख़त्म करना या उनको सच्चाई से हर पल अवगत कराना कि जातियाँ उनके इतिहास में उनका कल्चर बहुत कुछ था और वो कल्चर चलता था और उससे लगता था। हम पहले देखते थे बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगे ड्रेस, कपड़े, पहनावा, बोलियाँ और बहुत सारे अलग अलग हर जगह पे कुछ बदलता हुआ नज़र आता था। चाहे वो उनका खान पान था, उनकी वेशभूषा थी, उनकी बोली भाषा थी, या लोगों का नज़रिया था, या काम करने के तरीके थे। लेकिन आज सब समान से नज़र आने लगे हैं। सिर्फ आप बात करेंगे तो आपको नाम के आगे जो टैग लगा हुआ उसे देखकर, तो जो कल्चर, इतिहास में जो कल्चर थे वो किस तरह से ख़त्म किए गए और एक ही कल्चर में सबको ढाला जाने लगा। लेकिन ये कल्चर उनकी आत्मा है और ये आत्मा किसी की ख़त्म करने से आदमी जिंदा नहीं रहता है ना। तो जो ये हमारे यहाँ का जो कल्चर है, बड़े बूढ़े जो कहते थे, बड़े पुराने बुजुर्गों का भी कहना था कि इतिहास भी इस बात को गवाही देता है कि जो अपने बाप से बाप कहता है वही आगे चलता है, ये कहावत है। तो मैं अगर आपके कल्चर को अपना लूँ या आप मेरे कल्चर को अपना लो, इसमें समानता नहीं होती। आप अपने कल्चर के साथ चलिए और मुझे मेरे कल्चर के साथ चलने दीजिए, इसको ख़त्म मत करिए, क्योंकि जो ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, जितने भी हमारे इतिहास के साथ जुड़े हुए लोग थे उनके सबके मतलब कहते हैं ना कि उनकी एक कहानी थी, उनकी एक गाथा थी, ये आप उनको दफन करने वाली बात कर रहे हैं और इसको मारने वाली बात कर रहे हैं। मेरा कल्चर में कैसी बोली भाषा, कैसा खान पान और कैसा रवैया है वो मेरे जीवन में जिन्स में है, इसको कह सकते हैं। आप हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को जिन्स में कैसे कह सकते हैं? मैं ये कहती हूँ कल्चर हमारे इतिहास का और मतलब जिन चीज़ों को हमारा इतिहास कहता है उसको पुख्ता मानते हैं हम लोग। तो मैं मानती हूँ कि ये जैसे नाचना गाना, भालू बंदर का खेल, औषधियों का, दवाइयों का मजमा लगाना, लोगों का रोड शो करना, करतब दिखाना, ये उनकी आत्मा के अंदर था, ये उनका हुनर, उनकी कला थी जिसको वो अलग अलग तरीके से दिखाते थे। लेकिन जैसे जैसे सीमितताएं बढ़ती गई, उनके संसाधनों को उनसे छीना जाने लगा, लोगों में अपने आप में एक सिकुड़न और संकुचित होकर जो हम बड़े बड़े स्टेजों पर उन पर सुनते हैं संगठित हुई है। मतलब अंबेडकर जी कहते थे, बाबा साहब का कहना था शिक्षित बनो, संगठित हो, मतलब हम करते। अगर आज हम अपने कल्चर के साथ चलते, जब टुकड़ों में लोगों को बांट दिया गया और अलग अलग जगहों पर संगठित होने की बात कैसे करती। मैं बात कर रही हूँ अपने समाज की, तो मेरा समाज पूरे एमपी में 22-23 जिलों में है और सब जगह अलग अलग तरीका है उनका अपना, लेकिन वो मेरा समाज है इसलिए मैं कहती हूँ। लेकिन उस समाज का लोगों के प्रति नज़रिया क्या है ये मुझे बहुत चुभता है। मैं 22 जगह पे भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो उस समाज को साथ लेकर चलने वाली बात करता हो गैर समाज का। वो हमेशा तोड़ने की या हटने की बात करता है। कहते हैं विकास की मुख्य धारा से जोड़ो, हाँ जोड़ो, लेकिन उसके साहित्य को ख़त्म करके नहीं, उसके कल्चर को ख़त्म करके नहीं, या उनकी वो चीज़ें पुरानी पुश्तैनी जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थी उनको ख़त्म करके नहीं। बात करो उस कानून को ख़त्म करने की, वो स्टिग्मा को ख़त्म करने की। सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पाते लोग? इंसान है, इंसानों की तरह खाते हैं, पीते हैं, अपनी बात कहने की भी दम रखते हैं, लेकिन लोग जिस तरीके से कि आप बस वो, तो ये नहीं है। दलित समुदाय में ये ही सबसे ज़्यादा है, एक अगर आगे बढ़ गया तो दूसरा उसको पकड़ के पीछे खींच लेता है। तो जो गवर्नमेंट का या जो लोगों का, जो एनजीओज़ का, या जो लोग मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं लेकिन अपनी जाति को छुपा कर करते हैं। तो जातियों को जो सीमितताएं दे दी गई हैं कुछ दिनों बाद ये ख़त्म होती नज़र आएंगी, क्योंकि इन जब बड़े स्तर पे या बड़े पद पर लोग पहुंच जाते हैं और उनको वो वहाँ पर बैठे हुए लोगों में वो अपनापन नज़र नहीं आता,
तो उनको तो वो बदल नहीं पाता, खुद को बदल लेती, और खुद को बदल कर उनकी जाति में शामिल हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, उनकी वैल्यू को वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो अपने यहाँ रहकर अपने जैसे दो व्यक्ति को अपनी बात नहीं रख पाए, तो आपका इतने ऊंचे पद पर, इतने बड़े उस पर जाकर समाज को कैसे आप मुख्य धारा में जोड़ेंगे, कैसे आप उन लोगों को बराबरी की बात करेंगे, अगर आप खुद चेंज हो जाते हैं या आप खुद बदल जाते हैं उस समाज के लिए या उसमें बैठने के लिए। शिक्षित होना अच्छा है, लेकिन अपने समाज को ख़त्म करना या उसके रहन सहन पहनावे में शर्म महसूस करना, वो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। और अपने लोगों से तो यही है कि जहाँ भी हैं उनको एक सुरक्षित माहौल मिल सके। सरकार के साथ एक ऐसी बात होनी चाहिए कि समाज में जो डर बैठा हुआ है, लोगों में जो डर बैठा हुआ है, वो थोड़ी दहशत कम हो। कोरोना का डर है, जो लोग जहाँ हैं वहीं बैठकर रह गए हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास खाने पीने और रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं, और उस व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, जो आज नहीं कोई कर रहा है। तो ये भी एक मेरा सवाल था। कानून किस तरह से बदलते गए और कानून की जो रूपरेखा है वो किस तरह से बनती गई, ये एक बहुत बड़ी मतलब सवाल भी है, और ये एक डर भी पैदा करती है। आज लोगों में इस बात का डर है कि गवर्नमेंट के साथ किस तरह से हम बात करें। गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली जो गवर्नमेंट अभी बनी हुई है, आप किसी के लिए बात नहीं कर सकते, आप किसी के लिए बोल नहीं सकते, है ये बहुत ज़्यादा डराने वाला है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी हो गई, क्योंकि जितना बात करेंगे उतना ही, और माहौल को देखकर भी मुझे लगता है कि ये बात करने का टाइम है। और आप लोग जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज को समझने की ज़रूरत है। उस पर आरोप प्रत्यारोप या फिर हम बात करें कि कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज अपने साथ लेकर पैदा होता है, लेकिन स्टिग्मा दूसरों का दिया हुआ है, तो उसको हटाने की हम हर संभव कोशिश करें। इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू आप सब लोगों का जो सुनने के लिए। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। हाँ, ये है रीति रिवाज के हिसाब से जो आपने कहा है कि जिन जातियों को हम अपने आसपास, क्योंकि ये देखिए ना, आप सरकार को नहीं डायरेक्ट कह सकते, क्योंकि समाज में से निकल कर गया है ना वो व्यक्ति। उस व्यक्ति की दिमाग में शुरू से ये बिठाया गया है कि वो उस जाति के हैं, उनसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये उनको बचपन से सिखाया गया है। स्टिग्मा ब्रिटिश ने दिया था, लेकिन उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे अपने आसपास के ही लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, राजनीति में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, जो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई उस बात को कह नहीं पाता, क्योंकि उनको पता है कि ये जाति ऐसी है, ये इनका काम ही यही है। उनको नहीं लगता कि ये है। अगर एजुकेशन, हाँ ये है कि फोर्स की हुई मतलब प्रोसिक्यूशन में है, क्योंकि ये जो कर्ज की स्थिति है जो मैं बात कर रही थी कि प्रोसिक्यूशन के टाइम पे या ये अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव औरतों पे पड़ता है, चाहे वो घर में रहने वाली हो, चाहे वो एक छोटी सी लड़की हो, चाहे उस परिवार की बहू हो, चाहे उस घर की कमाने वाली बेटी हो। तो ये सभी समाजों के साथ महिलाओं की स्थिति है, लेकिन जहाँ पर जो सब परिवार पूरी तरह से निर्भर एक लड़की की कमाई के ऊपर हो, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा है। और ये आप एक पॉजिटिव वे में ना लेकर के ये सक्षम है या ये करती हैं या इनके पास बहुत पैसा है, आप उनकी वो परिस्थितियों को भी थोड़ा सा आकलन करने की समझें कि वो लड़कियाँ जो कमाई पर आश्रित है, अगर उनकी कमाई ना हो तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी का अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो लड़की जिम्मेदार ठहराई जाती है।
और इस टाइम पे मैं कह रही हूँ कि कर्ज की स्थिति यहाँ पर भी उतनी ही है, और जहाँ वो मेट्रो सिटी में है वहाँ पर भी उन पर कर्ज की स्थिति है। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो 16 से 18 साल के बीच की हैं, जिनको एजुकेशन में जाने से अभी हमने कुछ टाइम पहले रोका था कि वो 12 से 22 के समथिंग वो लड़कियाँ हैं, और उन लोगों को हम ये चाहते थे कि जो ड्रॉप आउट हो चुकी हैं, एजुकेशन को छोड़ चुकी हैं किसी भी कारणवश, वो दोबारा से अपनी एजुकेशन शुरू करें। और वो एजुकेशन शुरू करेगी और वो तब तक उसकी मैच्योर एज एक बोलते हैं 18 साल। मेरा मानना है कि 18 साल की लड़की हो जाए तब तक उसको पूरा एजुकेशन मिलना चाहिए, और उसके बाद वो उस खुद डिसीजन ले कि उसको करना क्या है। तो कम्युनिटी में ये जो कर्ज की जो स्थिति है सबसे ज़्यादा उन लड़कियों को प्रभावित करेगी जो 16, 17, 18 के बीच की एज की हैं, और जिन्होंने ये सोच रखा है कि वो एजुकेशन से कुछ और अपना कैरियर देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये कर्ज की स्थिति बढ़ेगी, या माफिया गैंग की तरह कर्ज दिया जाता है, यहाँ गवर्नमेंट लोन नहीं है, और यहाँ पर कर्ज की 5%, 10%, 15%, 20% आवश्यकता के अनुसार यहाँ कर्ज की स्थिति है। और यहाँ पे बहुत प्रभावी रूप से ये माफिया कर्ज वाला सक्रिय रूप से आया है सामने लॉकडाउन के टाइम पे, कि क्योंकि इनकी तो एक नहीं दूसरी लड़की चली जाएगी तब देगी कर्जा। और कर्ज मतलब परसेंटों के हिसाब से जो कर्ज की स्थिति है, वो एक लड़की के बूते नहीं है छुड़ाना कर्जा। तो वो जो लड़कियां जो ड्रॉप आउट होकर बची हुई हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूशन में जाने के चांसेस है। ये एक बड़ा सवाल है उन बच्चियों के लिए जो नहीं समझ पा रही कि प्रोसिक्यूशन क्या है। मुझे नहीं लगता ये गलत और सही का आकलन है, ये उनके हेल्थ की बात है, ये उनकी सोच की बात है, ये उनके निर्णय की बात है। और गलत और सही वो 18 के बाद अगर ये खुद से करेगी तो ये एक स्वागत होता है ना एक फैसले का, सम्मान के साथ उस जाति में, या उस प्रेशर में ना रहकर वो सिर्फ ये सोच कर जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे शादी करना है, पढ़ना है, या प्रोसिक्यूशन में जाना है। तो ये जो माफिया सक्रिय हुए कर्जदार देने वाले, ये उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि कर्ज की स्थिति में इतना % बढ़ेगा। और लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्मल लोग जो सब्जी ठेले और ये दुकानें और व्यापार जो जिस तरह से चालू हो रहा है, मुंबई या बड़ी सिटियों में जो डांस बार हैं या और उनके जो काम की जगह हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल अभी 6-7 महीने और 1 साल तक ये नॉर्मल होने वाले हैं। तो वो जो स्थितियाँ हैं कर्ज की वो बढ़ती जाएंगी, और ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात भी है इस समाज की उन लड़कियों के लिए कि वो कहाँ से टॉर्चर होंगी, और कहाँ से वो इन लोगों के लिए, परिवार में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, 8 लोग हैं, 2 लोग हैं, कैसे वो उन लोगों को मतलब मैनेज करेगी घर परिवार को चलाने के लिए, ये बड़ा सवाल है। और मेरा एक सवाल ये भी था, जो लोगों को ये लगता है, क्योंकि सबकी मानसिकता को मैं नहीं बदल सकती और ना ही मैं सबकी बात को कह सकती हूँ, मेरा ये मानना था कि जो लोग ये कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन गलत है, या जो ऐसे NGOs हैं या ऐसी गवर्नमेंट्स के लोग हैं, या जो भी आसपास आपके ऐसे माहौल के लोग हैं या ऐसी जातियों के लोग हैं जो ये कहते हैं प्रोसिक्यूशन गलत है, इसको बंद करा देना चाहिए और ये समाज को एक बहुत बड़े मुख्य धारा में ले जाएंगे या बहुत बड़ा इनके लिए कोई सुधार कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ये टाइम जो है उनका स्किल डेवलपमेंट कीजिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था कीजिए, रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम चलाइए, उनको और भी ज़्यादा जो रोज़गार देना चाहते थे, क्योंकि बड़े बड़े लोग सामने से निकल के आते हैं कि ये काम गलत है। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों को टाइम है, या उन लोगों की इस टाइम ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आना चाहिए और उनके लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए। ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट है जो लोग कहते हैं, और या फिर ये कहना आज के बाद बंद कर दीजिए प्लीज़, कि इस काम को बंद कर दीजिए। इस काम से उनका परिवार, उनका घर चलता है। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो सही और गलत का फैसला आप ये भी मत कीजिए कि प्रोस्टिट्यूशन गलत है या उससे रोजी रोटी कमाना गलत है। अगर ऐसा है तो बहुत सारी चीज़ें आज ज़माने में ख़त्म हो गई होती। तो ये जो हम 10 लोगों के कहने में और एक के कहने में अंतर थोड़ा समझिए। आज आप लोगों की ज़रूरत है, आप कोशिश करिए इन लोगों को सुधारने की और इन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की।
शायद आगे चल के वो अपना निर्णय हमेशा के लिए बदल ले या चाहती अपना काम छोड़ दे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप शेयर करें। जातियों की परंपराओं को तो ख़त्म करना अच्छा नहीं है, और ये तो जाति निर्मूलन में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किससे जाति किससे बनती है, लोगों से। और हम जातियों में अपने कल्चर को अगर मजबूती के साथ लेकर चल रहे हैं, और आप कहते हैं कि जाति में बहुत सारी जातियाँ मतलब आगे निकल कर आई हैं या उनको सपोर्ट करने के लिए आई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भी जातियों का यही हाल है और सभी जगह। तो इन दोनों को जोड़कर मैं नहीं समझ पाऊँगी कि कैसा एक प्रोग्राम और ऐसा कोई तालमेल हम बिठा पाएँ। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करता है और उनको लगता है तो खुद से वो सक्षम होकर इसको छोड़ देंगे। अगर उनको लगता है कि मेरे कल्चर को कोई हानि नहीं है, राय नृत्य को कोई हानि नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो शोषण हो रहा है उससे मुझे दिक्कत है, तो ये एक बात थी। दूसरा, बेड़िया महिलाओं के हेल्थ के क्या क्या इश्यू हैं। हेल्थ में सबसे पहले HIV/AIDS अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि अगर 16 से 18 की लड़की कितना मतलब डिमांड तो बहुत होता है मार्केट में उसका, लेकिन वो कितना मैच्योर है सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर, या वो कितना मैच्योर है, किसी के साथ कौन डील कर रहा है, किसके साथ वो जा रही है, किसका हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित वो लड़कियां ही होती हैं जो परिवार के प्रेशर में, परिवार चलाने के प्रेशर में अपने आप को समर्पित करती हैं कि मेरा तो काम ही यही है, मुझे नहीं ज़रूरत है कि मुझे क्या प्रिकॉशन यूज करना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। हेल्थ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि शाम तक मेरे घर में इतना पैसा है, डिमांड है कस्टमर की, नहीं यूज करना है, तो वो नहीं करती। और इसका उनके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक कम उम्र की लड़की 10-15 लोगों के साथ अगर रिलेशन पर डे बनाती है तो उसके हेल्थ पे ऑटोमेटिक असर आता है। और अगर वो उसमें ही शराब पीना शुरू कर दे, या उसको कोई STI RTI प्रॉब्लम है और उसको कोई जानकारी नहीं है, वो अपनी केयर नहीं कर रही है, हेल्थ चेकअप नहीं करा रही है, तो उसके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये इसको ड्रिंक करती है या फिर और अलग इश्यू हैं, तो उनके हेल्थ पर ये तो नॉर्मल ही है डिसीज़ है, जो उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं मतलब होता लाइफ में, और या वो इसको नहीं मानती। हाँ, ये जगह जगह अलग अलग जाति के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग राज्यों में कंजर भाट है, नट है, सांसी है, कालबेलिया हैं, मतलब अलग अलग जगहों पर बांछड़ा है। अगर आप यहाँ MP में भी देखेंगे तो बेड़िया जाति 4-5 जिलों में है, तो 8-10 जिलों में उनको बांछड़ा जाति के नाम से जानते हैं। रहन सहन खान पान क्या है। लेकिन एक चीज़ है, जाति अगर एक है, ये भी मैं बात कहना चाहूँगी, तो उनमें रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता। अगर जाति एक है तो वो रोटी बेटी का व्यवहार होगा, जाति अलग है तो वो रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है। जैसे हम बेड़िया बाछड़ा की बात करें तो उसमें आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है। और यहाँ पे जो अलग अलग जातियों के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही पूरे इंडिया के अंदर हर जगह आपको ये जाति मिलेगी। हाँ, ये भी है, मानसिक शोषण भी अनेक समाज की महिला के साथ होता है। ये अनेक महिला नहीं है, ये सभी महिलाओं के साथ होते हैं, लेकिन वो उनका अपना एक स्तर होता है। किसी के साथ किस तरह का, किसी के साथ किस तरह का। आप यकीन मानिए, ये एक रिसर्च में आया था कि एक IPS महिला अधिकारी के साथ भी शोषण था। तो और वो एक बहुत सवर्ण वर्ग से थी और एक ऊंचे परिवार से थी और जाति से भी थी, लेकिन उसके साथ भी मतलब महिला है। महिला का मैं एक चीज़ मैं मानती हूँ कि महिला अपने आप में एक जाति है, और महिला के साथ कब, कहाँ, क्या, कौन किस सब जाति की है,
ये फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं रेप की बात करूं तो उसमें भी किसी ने आज तक ये नहीं देखा वो किस जाति की है, क्योंकि वो एक औरत है। इसलिए मुझे लगता है कि औरत जात तो अपने आप में एक जात है, और औरत जात किसी भी वर्ग की हो उसके साथ शोषण है, और वो किसी भी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी नौकरी करने वाली हो, कितनी भी मतलब इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी अगर शोषण है, तो आप नीचे तबके में रहने वाली एक अनपढ़ महिला, जिसको बात करने की आज़ादी नहीं है, जिसको साथ में बोलने की आज़ादी नहीं है, जिसको घर से निकलने की आज़ादी नहीं है, अगर मैं बात करूं वो निर्णय लेने में की हकदार नहीं है, तो उसके साथ कितना शोषण है ये तो अपनी अपनी मानसिकता, और हम आए दिन देखते भी कि उनके साथ किस तरह की मतलब घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। अगर किसी के और का अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें, और नहीं तो मुझे लगता है कि मेरी बात हो गई और आप लोगों ने सुना, उसके लिए थैंक यू सबको। और अगर इसमें मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं ज़रूर इस पर हम बार बार बात करेंगे, क्योंकि ये एक महिला का मुद्दा है, एक जाति का, जो महिलाओं से चलने वाली जाति है। मैं इसको बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि इस जाति का नाम महिलाओं के से जुड़ा हुआ है। किसी का व्यवसाय आप उससे नहीं जोड़ सकते। एजुकेशन बेड़िए समाज तक, अरे एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन एजुकेशन में अगर 10th और आप इंटर में आते हैं ना, तो जो रवैया है, मैं आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एजुकेशन में आज तक मेरे परिवार के बच्चों ने स्कॉलरशिप नहीं ली। यहाँ तक कि बीए कर रही है बच्ची, लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली। कारण सिर्फ ये था कि उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उसके पास 1950 का कोई प्रूफ नहीं था कि वो 1950 से यहाँ रहने वाले लोग। 1950 का रिकॉर्ड, अगर वो प्रोसिक्यूशन वाली महिला की बच्चे हैं तो उसके पिता का नाम, और हर कोई पिता का नाम अपने बच्चे के नाम से नहीं जोड़ता है। यहाँ पिताओं के नाम पे लड़की ने अपने पिता का नाम या अपने भाई का नाम दे रखा है। तो एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आप देखिए ना, सरकार ने चलाया सर्व शिक्षा अभियान, और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जो एक स्टिग्मा है, ये दोनों कनेक्शन बहुत आपको देखने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी निकलती हैं, उसके साथ ही ये जो स्टिग्मा है वो कितना प्रभावी रूप से सक्रिय होता है। कि आपके पास 1950 का रिकॉर्ड नहीं है, मान के चलिए आपने किसी की प्रॉपर्टी के 1950 के पेपर लगाए, या कोई और रह रहा है उसने लगाए, तो आपके पास ये प्रूफ नहीं है ना, आपका बच्चा उसमें जाने या बैठने लायक नहीं है ना, वहाँ का माहौल आपको ऐसा नहीं है, आपके बच्चे को सुरक्षित और मतलब इतना सद्भावपूर्ण नहीं है कि आपके बच्चों के साथ सहजता के साथ कोई बैठ सकता है, आपके बच्चों को कोई टच कर सकता है। आप आज भी देखिए छूआछूत कितनी है, आप आज भी देखिए कि आज भी लोग, समाज के लोगों के लिए अलग से बहिष्कृत एरिया है, उसमें अच्छे लोग नहीं आना पसंद करते, उस गली से भी गुजरना नहीं पसंद करते। तो आपके बच्चों के साथ एजुकेशन का क्या स्तर होगा, या उसकी मानसिकता कितनी एजुकेशन लेने वाली होगी, जो माहौल उसको स्कूल में मिलता है। तो एजुकेशन का मत बोलिए, एजुकेशन तो बहुत है और एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो एजुकेशन पाने के लिए जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी है, और उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। जब आपके एक पंडित समाज का व्यक्ति आपको टीचिंग करता है, पढ़ाता है, तो फिर आपके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार, क्या नज़रिया, क्या वो उसके सवालों का जवाब दे पाएगा, या फिर उसको लगता है कि उसके स्तर, जाति सूचक गालियाँ देना आज भी बंद नहीं है। मतलब जाति का नाम लेकर आप कह सकते हैं कि अपराध है, संविधान पढ़ा है तो आप बात कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको व्यक्ति का अधिकार है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्या वो टीचर वो उस बच्चे के साथ कंटिन्यू 12 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे रह रहा है, वो उसका व्यवहार हमेशा आंखों में लताड़ने वाला, उसको पीछे बिठाने वाला, उसको हमेशा इस तरह से देखने वाला कि तुम जिस जाति के हो तुम्हारे लिए स्कूल नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि देखने की ज़रूरत है और समझने की। एजुकेशन की कमी नहीं है, लोगों की कमी है, लोगों की सोच की कमी है। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास SC ST एक अभ्युदय आश्रम है, और ये वाकया है यहीं आश्रम का, और जो श्री रामचंद्र जी ने खोला था उसका,
तो उनका कहना था कि एससी में पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा एसटी में रहने पर ज़्यादा वो मिलता है। तो अभ्युदय आश्रम जो विमुक्त जाति के बच्चों के लिए ही खुला है, महिला बाल विकास इसको संचालित करती है, और उसमें बेड़िया जाति के लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। लेकिन उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो परिवेश वहीं का है, वही माहौल है, वही लोग हैं, अपने ही समाज के सारे हैं, इसलिए वो सक्सेस थोड़ा हो रहा है कि वहीं कम्युनिटी के लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये सबके साथ पॉसिबल नहीं है ना। उस के साथ आश्रम में जो बच्चा पढ़ेगा उसको एसटी का सर्टिफिकेट और सारी फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर आया एजुकेशन कंप्लीट करके 10th तक है, इंटर तक, तो जैसे ही वो निकल के आया उसको एससी में कन्वर्ट कर दिया जाए और उससे वो सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। एक सेकंड भैया, पानी दे जरा, पानी। 2016 में ये एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया था कि माँ के नाम पे बच्चे को सर्टिफिकेट मिले। लेकिन इसको पूरी तरह से खारिज किया गया, ये कहकर कि बायोलॉजिकल तो वो बच्चा अपने पिता का है, तो इसमें उसके पिता का नाम होना चाहिए। तो ये इसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये खारिज कर दिया गया था जो पिटीशन दायर किया गया था। अब देखते हैं आगे भी इस पर एक और चर्चा करने की एक ज़रूरत है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर करें और माँ के नाम पर। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो मदर के नाम पे बनते हैं उसके लिए प्रोसिक्यूशन में नहीं, जितनी भी एकल महिलाएं, तो चाहे वो तलाकशुदा हैं, विडो हैं, छोड़ी हुई हैं, या फिर जितनी भी एकल महिलाएं, ये उन सब पे लागू होता है कि उनका बच्चा उनके नाम से आ गया। एक दिन या जो रेप किए हुए बच्चे हैं, आप कैसे उस व्यक्ति का नाम देंगे? मेरा ये खुद एक सवाल है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि बच्चे के नाम पर पिता का ही नाम होना जरूरी है। तो एक प्रोसिक्यूशन वाली महिला के पास जाने कितने लोग आकर और चले जाते हैं, आप कैसे ये कहते हैं कि उसका नाम उसके, और वो पाल रही है, खिला रही है, बड़ा कर रही है, अकेले आत्मनिर्भर भी खुद है, और वो चाहती है कि उसका बच्चा भी उसी के साथ रहेगा, और इस सोच के साथ वो उसके साथ उसका पालन पोषण और अपना भविष्य देखती है। लेकिन सोचने की बात है कि क्या वो महिला इतनी है कि वो उसके लिए नाम नहीं बन पाएगी? तो वो जो एक पीछे धकेलने वाली बात है, क्या नहीं लगता ऐसा कि एक महिला अपने बच्चे को खुद पाल रही है, खुद कर रही है, खुद कमा रही है, और नहीं है उसको ज़रूरत है उसके बच्चे के लिए किसी के पिता की नाम की, सिर्फ नाम की। लेकिन हमारे यहाँ का कानून का जो मुख्य न्यायालय है, उनका कहना है कि नहीं, पिता का नाम ही बच्चे के लिए सर्वोपरि है। तो वो थोड़ा सा ये है कि हमें करना चाहिए और इस पर बात भी करनी चाहिए। ठीक है, फिर थैंक यू।